हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमराज सुंडा बुक के जो सॉइल साइंस पोर्शन देख रहे थे, उसी का पार्ट 4 देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दिया जा चुका है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। भौतिक रूप से मृदा के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण या अपरदन कहते हैं, और मृदा का पृथक्करण अथवा परिवहन जो है मृदा क्षरण कहलाता है। इसमें क्या होता है कि मृदा का जो कण है वो अपने मूल स्थान पर पहले रहता है, फिर वह विभिन्न क्रियाओं द्वारा, चाहे वो जल द्वारा हो या वायु द्वारा हो या कोई कृत्रिम कारक हो, उसके द्वारा जो है अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पे चला जाता है, तो उसे मृदा क्षरण कहते हैं। और मृदा अपरदन दर जो है 12 टन पर हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि भारत में कितना है? भारत में है 16 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। तो 12 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और भारत में है 16 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। अगला आता है वेव अपरदन। वेव अपरदन में क्या होता है? जल एवं वायु के संयुक्त प्रभाव से होने वाला अपरदन क्या कहलाता है? वेव अपरदन कहलाता है। जल और वायु के संयुक्त प्रभाव से होने वाला अपरदन वेव अपरदन कहलाता है। अगला है एंथ्रोपोजेनिक अपरदन। इसमें क्या होता है कि मनुष्य के हस्तक्षेप से भूमि पर जब पशुओं का जो है अधिक चराई कराया जाता है, तब इस प्रकार का अपरदन होता है। तो एंथ्रोपोजेनिक में क्या है? मनुष्य के हस्तक्षेप से भूमि पर पशुओं के अधिक चराई से होता है। अब अगला आता है एलुवियल। एलुवियल क्या होता है? जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी मृदाएं। जल द्वारा बहाकर जो है कई सारी जो है अवसाद लाया जाता है, विभिन्न प्रकार का मटेरियल लाया जाता है, उसे जब जो मृदाएं बनती हैं उसे एलुवियल कहते हैं। और एओलियन किसे कहते हैं? ये वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से जो है बनी मृदाएं होती हैं। जल द्वारा जो लाई जाती है उसको एलुवियल कहते हैं, वायु द्वारा जो लाई जाती है उसे एओलियन कहते हैं। और प्रकृति में दो प्रकार का जो है मृदा क्षरण होता है। एक होता है प्राकृतिक क्षरण, दूसरा होता है त्वरित क्षरण होता है। तो पहला क्या होता है? प्राकृतिक क्षरण, और दूसरा है त्वरित क्षरण। तो प्राकृतिक क्षरण में क्या होता है? तो वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा हुआ तथा जल द्वारा लगातार धीरे धीरे क्या होता है? क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। तो इसमें जो क्षरण होगा वो धीमी गति से होगा, और इसमें जो मृदा निर्माण तथा मृदा विनाश की क्रियाएं जो है सदैव साथ रखता है। इसका जो क्षरण होगा वो जो है काफ़ी लंबे समय बाद कोई परिवर्तन दिखाई देगा, कोई विशेष जो है हानि नहीं होता है। जबकि त्वरित क्षरण में क्या होता है? यह मानव क्रियाओं द्वारा होता है, और जैसे वनों की कटाई हो गया, और भूमि की वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर हो गया, खोद कर या जोत कर जो है समाप्त कर दिया जाता है, और जिससे क्या होता है? भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। और इस प्रकार की जो वनस्पति है, विहीन भूमि है, उसका जो है जल व वायु द्वारा जो होता है क्षरण त्वरित क्षरण कहलाता है। और यह क्षरण जो होता है सर्वाधिक नुकसानदायक होता है, लेकिन इसे जो है मनुष्यों द्वारा रोका जा सकता है।
तो त्वरित क्षरण क्या होता है, यह तीव्र गति से होता है, जबकि प्राकृतिक क्षरण जो होता है ये धीमे गति से होता है। अब आता है मृदा क्षरण के कारक। तो मृदा क्षरण को जो है दो शक्तियों द्वारा होता है, एक होता है जल, दूसरा होता है वायु। तो मृदा क्षरण कारक में क्या होता है, मृदा क्षरण जो कारक है वो दो शक्तियों द्वारा होता है, एक होता है जल, दूसरा होता है वायु। अब वायु द्वारा क्षरण, जिसको विंड इरोजन कहते हैं, यह क्षरण जो है शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों, व्यर्थ या बंजर भूमि जो मुख्यतः वनस्पति विहीन है, उन मृदाओं में सर्वाधिक होता है। तो यह क्षरण किस में होता है, शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र में होता है, जो व्यर्थ पड़ी हुई या फिर जिसको बंजर भूमि है, जो बंजर भूमि है जो मुख्यतः वनस्पति विहीन है, उन मृदाओं में सर्वाधिक होता है। और राजस्थान के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में कम वर्षा होती है और वहाँ मई जून में तेज आंधियाँ चलने से सर्वाधिक वायु क्षरण होता है। राजस्थान में जो है उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे कम वर्षा होती है और वहाँ जो है मई जून में तेज आंधी चलने से जो है सर्वाधिक वायु क्षरण होता है। अब आता सतह सर्पण, सरफेस क्रीप। मृदा कण जिसका व्यास 0.5 mm से अधिक होता है, ये कण जो है वायु की गति से जो है ऊपर नहीं उठते हैं। मृदा कण जिनका व्यास कितना होता है 0.5 mm से अधिक होता है, और ये कण क्या होते हैं, वायु की गति से जो है ऊपर नहीं उठते हैं तथा जो है भूमि की सतह पर रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कभी कभार होता तेज हवा चलता है तो मृदा के कण कहते हैं लुढ़कते हुए जो है सतह पर दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सरफेस क्रीप कहते हैं। और मृदा क्षरण का जो है 5 से 25% क्षरण जो होता है इसी क्रिया द्वारा होता है। 5 से 25% क्षरण किसके द्वारा होता है, इसी क्रिया द्वारा होता है। अब उच्छालन, जिसको सॉल्टेशन कहते हैं, जब मृदा पर हवा का सीधा दबाव पड़ता है तो उसे उच्छालन कहते हैं। जब मृदा पर हवा का सीधा दबाव पड़ता है तो उसे उच्छालन कहते हैं। और तो मुख्यतः कितना होता है, 0.1 से 0.5 mm व्यास के वाले कण अपने स्थान से ऊपर उछलते हैं और थोड़ा चलकर गिर जाते हैं, कुछ दूर उछलेंगे फिर गिर जाएंगे, ऐसी क्रिया होगी इसमें, और इस क्रिया को उच्छालन कहते हैं। और मृदा का जो है 50 से 75% वायु क्षरण जो है इसी क्रिया से होता है। तो सरफेस क्रीप में क्या होता है, मृदा से सटकर जो है आगे बढ़ते रहते हैं, और उच्छालन में क्या होता है, थोड़ा सा उठेंगे, कुछ दूर आगे बढ़ेंगे फिर गिर जाएंगे, फिर उसके बाद यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। अब निलंबन आता है, जिसको सस्पेंशन कहते हैं। और उच्छालन द्वारा जो होता है 50 से जो होता है 75% वायु क्षरण इसी क्रिया द्वारा होता है, ये भी बात ध्यान देने योग्य है। अब है निलंबन, जिसको सस्पेंशन कहते हैं। वे मृदा कण जिनका व्यास 0.1 mm या इससे कम होता है, ये हवा के द्वारा वातावरण में उड़ते रहते हैं, जो हजारों किलोमीटर तक स्थानांतरित हो जाते हैं। तो निलंबन में क्या होता है, वे मृदा कण जिनका व्यास 0.1 mm से कम होता है, वे क्या होते हैं, वातावरण में उड़ते रहते हैं और जो हजारों किलोमीटर तक रहते हैं वो स्थानांतरित हो जाते हैं। और इस क्रिया द्वारा कुल वायु क्षरण का 3 से 4% होता है। निलंबन ज़्यादा दूर तक उड़ेंगे, उच्छालन थोड़ा सा उड़ेंगे फिर गिरेंगे, और जो है सतह सर्पण, जिसको सरफेस क्रीप कहते हैं, ये रगड़ते हुए चलते हैं जमीन से। अब जल क्षरण। तो जल क्षरण में क्या होता है, इसकी निम्न अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला आता है बौछार क्षरण, जिसको रेन ड्रॉप या स्प्लैश कहते हैं। यह मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें मृदा कण जो कि वर्षा बूंदों के प्रभाव से अपने मूल स्थान से टूटकर हट जाते हैं
और यह क्षरण वर्षा की बूंदों का आकार, गहनता व त्वरितता से होता है। तो बौछार में क्या होता है, यह मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है रेन ड्रॉप में। और इसमें मृदा कण जो है वर्षा बूंदों के प्रभाव से अपने मूल स्थान से जो है टूट कर हट जाते हैं। और यह क्षरण जो होता है वर्षा की बूंदों के आकार, गहनता और त्वरितता से होता है। क्षरण किससे होता है, वर्षा की बूंदों का जो आकार है उससे, गहनता और त्वरितता से होता है। अब परत क्षरण जो होता है, जल क्षरण की जो है दूसरी अवस्था परत क्षरण है। और उपजाऊ मिट्टी का सबसे ज़्यादा अपर्दन इसी से होता है, क्योंकि मिट्टी की जो है पहली परत जो होता है नष्ट हो जाती है। और परत क्षरण जो है आंखों द्वारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन मृदा की जो उर्वरा सतह है, जो जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको बहा ले जाती है, इसलिए यह विनाशकारी होता है। तो परत क्षरण क्या होता है, जल क्षरण की जो है दूसरी अवस्था होती है। और ऊपरी मिट्टी का सबसे ज़्यादा अपर्दन इसी से होता है, क्योंकि मिट्टी की जो है पतली परत नष्ट कर देती है। और परत क्षरण जो है आंखों द्वारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन मृदा के उर्वरक सतह को बहा ले जाती है, और इसलिए यह विनाशकारी होता है। अब आता है रील क्षरण, रील इरोजन। रील इरोजन में क्या होता है, जब पानी ढाल की ओर बहने लगती है तो खेत में जो है छोटी छोटी नलियाँ जो होता है, नालियाँ जो है बन जाती है, जो सामान्य कृषक क्रियाओं द्वारा समाप्त की जाती हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे कि ऊंचाई से जब पानी ढलान की तरफ जाता है तो एक नालियों की तरह हो जाता है, गड्ढा गड्ढा टाइप में हो जाती है, लंबी लंबी। उसे क्या होता है, जब छोटा रहता है तो उसे रील इरोजन कहते हैं। और अवनालिका क्षरण, जिसको गली इरोजन। तो रील क्षरण की बढ़ती अवस्था क्या होती है, अवनालिका क्षरण कहलाती है, जिसको गली इरोजन कहते हैं। जहाँ खेत में ढलान अधिक होता है वहाँ नालियाँ जो है गहरी हो जाती हैं। ढलान ज़्यादा हो जाएगा, कुछ समय बाद देखेंगे वो नालियाँ बढ़ जाएंगी और बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती हैं। और इसलिए इसमें जो है कृषि जो क्रियाएं हैं करना कठिन हो जाता है। और इस प्रकार के क्षरण को अवनालिका या नालीदार क्षरण कहते हैं। रील इरोजन में आप कृषि क्रियाएं करके उसको समाप्त कर सकते हैं, जबकि अवनालिका में नहीं। और अवनालिका क्षरण जल द्वारा क्षरण की अवस्था में सबसे भयंकर या सर्वाधिक जो है जल क्षरण की अवस्था है। और इसे जो है अधो मृदा क्षरण भी कहते हैं। यह क्षरण जो है राजस्थान में कोटा जिले के आसपास और चंबल नदी के क्षेत्र में अधिक होता है। अब आता है लहर कटाव, जिसको वेव इरोजन कहते हैं। तो हवा और पानी की संयुक्त कार्यवाही को लहर का कटाव यानी कि वेव इरोजन के रूप में जाना जाता है। और जब कटाव मानव हस्तक्षेप द्वारा अत्यधिक पशु चराई और वनों की कटाई आदि के कारण होती है तो उसे मानव जनित कटाव कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। तो जल क्षरण में क्या होता है, एक बौछार क्षरण होता है, जब वर्षा की बूंदें जो है मृदा के कण पर जो है पड़ती हैं और वो मृदा का कण टूटकर अपने स्थान से हट जाता है, तो इसे बौछार क्षरण कहते हैं या रेन ड्रॉप या स्प्लैश कहते हैं। परत क्षरण में क्या होती है, एक परत जो है वो हट जाती है और ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो पोषक मृदा की जो उर्वर सतह है वही बहा ले जाता है। और रील क्षरण में क्या होता है, यह ढलान की ओर पानी बहने से होता है और छोटी छोटी नालियाँ बनती हैं और इसे सामान्य कृषि क्रिया करने पे समाप्त किया जा सकता है। और अगला है अवनालिका क्षरण। इसमें क्या होता है, जब वही नली जो होता है ज़्यादा ढलान से बहती है तो बड़ी बड़ी और गहरी और चौड़ी हो जाती है और इसे कृषि क्रियाएं जो होता है करना जो होता है कठिन हो जाता है इसमें। और ये चंबल की नदी के क्षेत्र में अधिक होता है, कोटा जिले के आसपास जो है। और लहर कटाव में क्या होता है, हवा और पानी की संयुक्त कार्यवाही से जो कटाव होता है उसे लहर कटाव, जिसको वेव इरोजन कहते हैं।
और जब कटाव मानव हस्तक्षेप द्वारा अत्यधिक पशु चराई और वनों की कटाई आदि के कारण होता तो उसे मानव जनित कटाव कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। अब मृदा संरक्षण, तो मृदा संरक्षण की विधियां, तो जल अपरदन को रोकने की विधियां, तो इसमें आता है सस्य संबंधी विधियां। सस्य संबंधी विधियां में क्या होता है कि ये भूमि पर 2% ढाल तक उपयुक्त होती हैं। और इसमें आता है समोच्च खेती आता है, जिसको कंटूर फार्मिंग होता है कहते हैं। तो इसमें समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? कंटूर कहलाती है। और इसमें जो है सभी कृषक क्रियाएं एवं फसल की जो है बुआई भूमि की ढाल के विपरीत करते हैं। तो इसमें सभी कृषण क्रियाएं एवं जो है फसल की बुआई जो है भूमि की ढाल के विपरीत करते हैं। अगला है भू परिष्करण, जिसको टिलेज कहते हैं। तो भू परिष्करण की सही विधियां अपनाना, जैसे बरानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करना। और मल्चिंग आता है। मल्चिंग में क्या होता है? इसमें घास, फूल, पत्तियों व पॉलीथीन द्वारा खेतों को ढक कर रखते हैं। मल्चिंग में क्या होता है कि घास हो गया, फूल हो गया और पत्तियों व पॉलीथीन द्वारा होता है खेतों को ढक कर रखते हैं। अब फिर आता है फसल चक्र, जिसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो इसमें मृदा में उपयुक्त फसल चक्र अपनाने से मृदा क्षरण जो होता है कम होता है। तो मृदा के जो है उपयुक्त फसल चक्र अपनाने से क्या होता है? मृदा क्षरण कम होता है। अब पट्टियों में जो होता है फसल को बोना, स्ट्रिप क्रॉपिंग। ढाल के विपरीत समानांतर पट्टियों में फसल को बोना क्या होता है? मृदा क्षरण को रोकता है। ढाल है उसके विपरीत जब समानांतर पट्टियों में होता है फसल को बोया जाता है तो उसे वो क्या करता है? तो वो मृदा क्षरण को रोकता है। और इसमें मृदा अपरदन को बढ़ाने वाली फसलों जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा के साथ अपरदन को कम करने वाली फसलें जैसे मूंग, चावला, मोठ को एकांतर में उगाते हैं। तो मृदा क्षरण रोकने की विधियां में कौन सा था? सस्य विधियां में कौन कौन सा आता है? पहले तो सस्य विधियां वहां पे अपनाई जाती हैं जहां 2% ढलान उपयुक्त हो, ठीक है, 2% ढलान के लिए। और ये इसमें जो है समोच्च खेती विधि आता है, भू परिष्करण आता है, मल्चिंग आता है, फसल चक्र अपनाया जाता है और पट्टियों में फसल को बोना, इतनी विधियां आती हैं। अब फिर इसके बाद है मृदा क्षरण रोकने के लिए जो है यांत्रिक विधियां। तो मृदा संरक्षण के लिए यांत्रिक विधियां कौन सी हैं? तो भूमि पर 2% से अधिक ढलान हेतु जो है यह उपयुक्त है। इसमें कंटूर कटाई बनाना, कंटूर खाई बनाना, तो कंटूर ट्रेसिंग आता है। ढलान के अनुसार जो है अलग अलग क्यारियां जो है इसमें बनाई जाती हैं और इससे खेत का अतिरिक्त जल जो है बाहर निकाला जाता है। तो कंटूर खाई में क्या होता है? ढलान के अनुसार क्या होता है? अलग अलग क्यारी बनाते हैं और इससे क्या करते हैं कि खेत का जो अतिरिक्त जल है उसको बाहर निकाला जाता है। अगला है जिंक ट्रेसिंग आता है, टेरेस आता है, जिंक टेरेस। यह 3 से 10% ढलान वाली भूमि में प्रयुक्त होता है। 3 से 10% जो है ढलान वाली भूमि में इसका प्रयोग होता है और 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी तथा उपयुक्त जो है लंबाई की खाई का जो है उचित अंतराल पर जो है खोदी जाती है और इन खाइयों में पेड़ों की रोपाई की जाती है। तो जिंक टेरेस में क्या होता है? यह 3 से 10% ढलान वाली जो है भूमि में प्रयुक्त होती है और यह जो है 60
सेंटीमीटर चौड़ी, 30 सेंटीमीटर गहरी उपयुक्त लंबाई की खाई जो है उचित अंतराल पर खोदी जाती है और इन खाइयों में पेड़ों की रोपाई जो है की जाती है। अगला है बेंच टेरेस आता है। तो बेंच टेरेस जो है 16 से 33% ढलान वाली भूमि पर अपनाते हैं। और अगला है ब्रॉड बेड एंड फैरो मेथड आता है। यह विधि जो है गहरी काली कपास मृदाओं में सोयाबीन मूंगफली में प्रयुक्त होती है। तो यह विधि किस में प्रयुक्त होती है? तो गहरी काली कपास मृदाओं में सोयाबीन मूंगफली में प्रयुक्त होती है। और यह विधि जो है मानसून में दलदली मृदाओं में प्रयुक्त होती है। तो यह विधि किस में प्रयुक्त होती है? मानसून में जो है दलदली मृदाओं में प्रयुक्त होती है। अब वनस्पतिक प्रतिरोध वेजिटेटिव बैरियर के तौर पे, तो वेजिटेटिव बैरियर के तौर पे क्या किया जाता है? तो खस घास जिसको वेटिवेरिया कहते हैं और दूब घास आदि को जो है लगाया जाता है। खस घास या फिर दूब घास को जो है लगाया जाता है। फिर एग्रोफॉरेस्ट्री आता है। एग्रोफॉरेस्ट्री में क्या होता है? कृषि फसलों के साथ में जो है उद्यानिकी, वानिकी व झाड़ियों की खेती करना। कृषि फसलों के साथ उद्यानिकी, वानिकी और झाड़ियों की खेती करना एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। अब ऊर्ध्व मल्च जिसको वर्टिकल मल्च कहते हैं, हल्की व गहरी कुएं नुमा खाई और ढलान के विपरीत दिशा में जो है बनाया जाता है। ऊर्ध्व मल्च में क्या होता है? जो कुएं नुमा खाइयाँ होती हैं वह हल्की होती हैं और गहरी होती हैं और ढलान के जो है विपरीत दिशा में बनी होती हैं। और इसमें फसलें जैसे कहवा हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी आदि बागानों में जो है प्रयुक्त होता है। कहवा, चाय, कॉफ़ी। अब आता है अधोभूमि जिसको सबसॉइल की गहरी जुताई कहते हैं। तो सबसॉइल की सहायता से भूमि की कठोर परत को तोड़कर 30 सेंटीमीटर से गहरी जो है 45 से 70 सेंटीमीटर जुताई करना। तो सबसॉइल जो है उसकी सहायता से भूमि का, मृदा का जो कठोर परत होता है उसको तोड़कर 30 सेंटीमीटर से गहरी 45 से जो है 70 सेंटीमीटर तक जो है जुताई करना अधोभूमि की गहरी जुताई कहलाता है। वायु अपर्दन को रोकने की विधियां, तो इसमें आता है वायु पट्टियों का निर्माण किया जाता है। जैसे हवा की दिशा के विपरीत जो है भौतिक संरचना, विंड ब्रेक एवं होता है पौधे एवं झाड़ियों की जो है पट्टी लगाया जाता है ताकि जो है जो तेज़ी से हवाएं आती हैं उसमें थोड़ा सा उनकी गति को धीमा किया जा सके। तो भौतिक संरचना में क्या होता है कि हवा के विपरीत जो है पौधों एवं झाड़ियों शेल्टर बेल्ट का जो है पट्टी लगाया जाता है। अब आता है मिट्टी का जमाव, डिपोजिशन ऑफ सॉयल। किसी अन्य स्थान पर परिवहन मिट्टी के जमाव को डिपोजिशन ऑफ सॉयल के रूप में जाना जाता है। कहीं से मिट्टी आई और दूसरे जगह जब इकट्ठा हो जाती है तो उसे डिपोजिशन ऑफ सॉयल कहते हैं। तो किसी अन्य स्थान पर परिवहन मिट्टी के जमाव को डिपोजिशन ऑफ सॉयल के रूप में जाना जाता है। और यह परिवहन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर ग्रेविटी परिवहन स्रोत है तो प्रकार कौन सा होता है? कोलोवियल कहलाता है। और जल अगर परिवहन स्रोत है तो प्रकार जो है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ एलुवियल।
और बर्फ़ अगर परिवहन स्रोत है तो उसे ग्लेशियल प्रकार है, और पवन अगर परिवहन स्रोत है तो एलियोन रेतीली मिट्टी का जमाव। अगर पवन जो है परिवहन का स्रोत है तो लोएस यानी कि गाद मिट्टी, सिल्ट डिपोजिट। तो अगर ग्रेविटी की वजह से परिवहन होता है तो उसे कोलोवियल, और जल से अगर परिवहन होता तो एलुवियल, और बर्फ़ से होता तो ग्लेशियल, और पवन से होता है तो एलियन, और उसके बाद पवन से होता तो लोइस जो है गाद मिट्टी यानी कि सिल्ट डिपोजिट प्रकार का होता है। अब मृदा जल क्या होता है? मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। जो मृदा के कण हैं उनके बीच जो रंध्रावकाश होता है उसमें उपस्थित जो जल होता है उसे क्या कहते हैं? मृदा जल कहते हैं। और यह सामान्यतः जो होता है सूक्ष्म या माइक्रोपोर में पाया जाता है। तो सामान्यतः यह किस में पाया जाता है? सूक्ष्म या माइक्रोपोर में पाए जाते हैं। और मृदा जल में मृदा में बार, एटम और मेगा पास्कल, एक बार बराबर कितना होता है? 100 kPa, और जो होता है 0.1 जो होता है मेगा पास्कल होता है, या पीएफ द्वारा जो होता है इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो मृदा जल जो है मृदा में बार, एटम, मेगा पास्कल या पीएफ द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। और यह सामान्यतः जो है सूक्ष्म या माइक्रोपोर में पाया जाता है। तो मृदा जल क्या होता है? मृदा कणों के बीच जो रंध्रावकाश होता है उसमें उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है। अब मृदा का वर्गीकरण, मृदा जल का जो है वर्गीकरण, तो इसमें आता है आर्द्रता ग्राही जल जिसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। जब मृदा में जल जो है कणों के चारों ओर और वाष्प या पतली परत के रूप में उपस्थित होता है, और तो इसे क्या होता है? आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आर्द्रताग्राही में जो मृदा में जो जल कणों के जो है चारों ओर, कण है उसके चारों ओर और वाष्प या पतली परत के रूप में उपस्थित होता है, या तो वाष्प के रूप में होगा या तो पतली परत के रूप में होगा, तो उसे आर्द्रताग्राही जल कहेंगे। और मृदा में इस जल की मात्रा जो है न्यूनतम व पौधों को जो है अनुपलब्ध होता है। तो मृदा में इस जल की मात्रा क्या होती है? न्यूनतम होती है और पौधों को अनुपलब्ध होता है। और यह जल मृदा का सबसे अधिक बल -31 बार या अधिक पर जो है संग्रहित रहता है। तो यह जल जो है मृदा में सबसे अधिक बल -31 बार या जो है अधिक पर जो है संग्रहित रहता है। अब गुरुत्वीय जल ग्रेविटेशनल वाटर, मृदा में अधिक मात्रा में जल आ जाने पर वह गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर रिसता है, और यह मृदा में जो है रंध्रों के बीच स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो मृदा में अधिक मात्रा में जल आ जाने पर क्या होता है? जब ज़्यादा मात्रा में जल आ जाएगा तो वह गुरुत्व बल के कारण क्या होगा? नीचे की तरफ रिसेगा, और मृदा में रंध्रों के बीच स्वतंत्र अवस्था में जो है रहता है। यह जो है पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, और यह मृदा जल में -1/3 बार बल से कम बल पर जो है -0.1 या -0.1 से जो है 0.32 बार संग्रहित रहता है। तो गुरुत्वीय जल में क्या होता है? मृदा में अधिक मात्रा में जब जल आ जाता है
तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और उससे क्या होता है, नीचे की ओर रिसता है। और यह मृदा में जो है रंध्रों के बीच स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अब केशिका जल, जिसको कैपिलरी वाटर कहते हैं, यह जल मृदा में आर्द्रताग्राही जल और क्षेत्र धारिता यानी कि फील्ड कैपेसिटी के मध्य उपलब्ध रहता है। यह जल पौधों की जड़ों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है और यह जल जो है मृदा में -1/3 से माइनस जो होता है 31 बार के मध्य जो है संग्रहित रहता है तथा पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल जो है केशिका जल होता है। तो पौधे जिस जल का उपयोग करते हैं वह कौन सा जल होता है, वह केशिका जल होता है। और अगला है क्षेत्र क्षमता, जिसको फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। तो सिंचाई के 36 से 48 घंटे बाद जो जल की मात्रा खेत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध धारण करके रहती है, वह जल की जो है क्षेत्र क्षमता कहलाती है। और क्षेत्र क्षमता पर जो है मृदा जल दबाव -1/3 बार यानी कि 0.33 बार होता है। तो क्षेत्र क्षमता क्या होता है? सिंचाई के 36 से 48 घंटे बाद जो जल की मात्रा खेत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध धारण करके रहती है, वह जल की जो है क्षेत्र क्षमता कहलाती है। अब जल धारण क्षमता, जिसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, तो मृदा में उपस्थित कुल जल की वह अधिकतम मात्रा जो मृदा कणों द्वारा धारण की जा सके उसे जल धारण क्षमता कहते हैं। तो मृदा में उपस्थित कुल जल की वह अधिकतम मात्रा जो मृदा कणों द्वारा धारण की जा सके उसे क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता कहलाती है। अब विल्टिंग पॉइंट, अस्थायी मलानी बिंदु, मुरझुराहट की वह अवस्था जिसमें मुरझुराए हुए पौधे सिंचाई देने पर उनका जो है मुरझुराहट समाप्त हो जाता है। तो अस्थायी मलानी बिंदु में क्या होता है, मुरझाहट जो है कि वह अवस्था जिसमें मुरझाए जो हुए पौधे को जब पानी दिया जाता है तो वापस से वह हरा भरा हो जाता है। अब स्थायी मलानी बिंदु इसी का विपरीत है। जब सिंचाई करने के बाद भी मुरझाहट समाप्त ना हो तो इसे स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। जिसमें समाप्त हो जाए वो अस्थायी मलानी बिंदु, जिसमें नहीं समाप्त होता वो स्थायी मलानी बिंदु। और मलानी बिंदु पर मृदा नमी तनाव होता है 15 बार और 1500 kPa होता है। और चरम मुरझान बिंदु, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट क्या है, इस बिंदु पर मृदा नमी का तनाव -60 बार होता है और इस बिंदु पर पौधे जो है जल अभाव में मर जाते हैं। तो इस बिंदु में जो है चरम मुरझान गुणांक में क्या होता है, इस बिंदु पर पौधे जो है जल अभाव में मर जाते हैं। अपर्याप्त जल या उपलब्ध जल, अवेलेबल वाटर, तो मुरझान गुणांक विल्टिंग कोफिशिएंट बटे PWP एवं क्षेत्र क्षमता, जिसको फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, के बीच जो जल की मात्रा होती है उसे प्राप्त जल कहते हैं। तो मुरझान गुणांक एवं क्षेत्र क्षमता के बीच जो जल की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, प्राप्त जल कहते हैं, अवेलेबल वाटर। यानी मलानी बिंदु जो है 15 बार व क्षेत्र क्षमता -1/3 बार के बीच उपलब्ध जल को पर्याप्त जल कहते हैं। तो मलानी बिंदु 15 बार व क्षेत्र क्षमता -1/3
3 बार के बीच उपलब्ध जल को क्या कहते हैं? प्राप्त जल कहते हैं, ट्राय जल। और पौधों को यही जल उपलब्ध होता है जो सूक्ष्म रंध्रों या कोशिकाओं में पाया जाता है। तो पौधों को क्या होता है? यही जल उपलब्ध होता है जो सूक्ष्म रंध्रों या कोशिकाओं में पाया जाता है। अब पीएफ वैल्यू, तो पीएफ वैल्यू में क्या होता है? इसे शेहॉफील्ड ने 1935 में परिभाषित किया था। यह एक कॉलम के ऊपर उपस्थित मुक्त जल के तल को जो है सेंटीमीटर ऊंचाई में व्यक्त करता है। जैसे संतृप्त मृदा का पीएफ वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और दबाव कितना होता है? 0.001 होता है। और क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी का पीएफ वैल्यू कितना होता है? 2.53 होता है। और दबाव कितना होता है? -1/3 बार होता है। और पीडब्ल्यूपी यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, स्थायी मलानी बिंदु जो है का पीएफ वैल्यू कितना होता है? 4.18 आता है। और 4.18। और दबाव कितना आता है? -15 जो है एटीएम आता है, या जिसको बार भी कहते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक बिंदु पीएफ वैल्यू में कितना है? 4.5। और दबाव कितना होता है? -31। और शुष्क मृदा ओवन ड्राई सॉयल का पीएफ वैल्यू कितना होता है? 7। और दाब कितना होता है? -10,000। तो संतृप्त मृदा का पीएफ वैल्यू 0, फील्ड कैपेसिटी यानी कि क्षेत्र क्षमता का 2.53, और पीडब्ल्यूपी का 4.18, और हाइग्रोस्कोपिक का 4.5, और शुष्क मृदा का 7। और संतृप्त मृदा का दाब कितना होता है? 0.001 होता है। क्षेत्र क्षमता -1/3 एटीएम होता है, या बार, जिसको बार भी कहते हैं। उसके बाद स्थायी मलानी बिंदु का -15 एटीएम या बार। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक बिंदु का -31 एटीएम या बार। उसके बाद उसकी मृदा का होता है -10,000। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।